दोस्तों, हम सभी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग कोशिश भी करते हैं। हम लोग कहीं कोचिंग लगा लेते हैं या ट्यूशन लगा लेते हैं या किसी भी पुस्तक से उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं। किंतु जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें हमारे सामने एक हिंदी का सेंटेंस दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कीजिए। तो जो हम ट्रांसलेट करने जाते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूले बताए जाते हैं, क्योंकि वो जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, इस तरह के होते हैं। और वो फार्मूला भी इन्हीं वर्ड्स के आधार पे बनाया जाता है। लेकिन हमारे लिए समस्या तब उत्पन्न हो जाती है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से पहचान ही नहीं पाते। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है। और जब हम इन चीज़ों को पहचान ही नहीं पाते तो फिर उसको ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, और जब ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है? अगर आपके साथ भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो आइए आज हम इन्हीं चीज़ों को पहचानना सीखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, यदि एक बार आपने इन चीज़ों को पहचानना सीख लिया तो फिर आपके लिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना और इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कर्ता। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहता है कि कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सेंटेंस में जो भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है, अर्थात किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देखें, राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, इस सेंटेंस में आम खाने का काम कौन कर रहा है? तो आपका जवाब होगा राम कर रहा है। तो ये जो राम है यही हमारा सब्जेक्ट होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस अगर हम लेते हैं, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, तो आपका जवाब होगा सर हम लोग। तो ये जो हम लोग है यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना हो तो उसमें सबसे पहले कौन लगाकर प्रश्न कीजिए। जैसे ही आप कौन लगाकर प्रश्न करेंगे आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। जैसे ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस है, राम आम खाता है, इसमें आप कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, कौन आम खाता है। आंसर क्या मिला? राम। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो राम है। इसी प्रकार से दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, कौन फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आपको जवाब मिल रहा है हम लोग, अर्थात दूसरे सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम लोग है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब्जेक्ट पहचानना आसानी से आ गया होगा। यदि आपने सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया है तो अब आप भी कुछ सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस कीजिए और आपको आसानी से सब्जेक्ट पहचानना आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ब अर्थात जिसका मतलब होता है क्रिया। दोस्तों, इसकी परिभाषा कहती है कि कर्ता जिस मुख्य कार्य को करता है, अर्थात डूअर जो मेन एक्शन परफॉर्म करता है उसे उस वाक्य का मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, पिताजी सो रहे हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो तो पिताजी हैं, और पिताजी किस मुख्य काम को कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर सो रहे हैं। तो ये जो सोना हुआ ना, ये हमारा मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया कहलाता है सोना। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस लेते हैं, गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया। अब इस सेंटेंस में गांधी जी ने कौन सा मुख्य काम किया, तो आप बोलेंगे सर आज़ाद करवाने का। तो ये जो आज़ाद करवाना ये हमारा मुख्य क्रिया हो गया। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं चाय पीकर टहलने गया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक पीकर और एक टहलना। तो मेन काम क्या है, चाय पीना या टहलना? तो देखिए, पी कर ये काम पहले हो गया और उसके बाद हम टहलने गए थे। मैं चाय पीकर टहलने गया था, अर्थात ये जो टहलना है ये मुख्य क्रिया है, ये पी कर जो है ये मुख्य क्रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस में यदि आपको वर्ब पहचानना है तो उसके लिए क्या किया लगाकर प्रश्न करें। जैसे ही आप क्या किया लगाकर प्रश्न करेंगे
तो आपको जो जवाब मिलेगा वही उस सेंटेंस का वर्ब होगा। जैसे पिताजी क्या कर रहे हैं, पहला सेंटेंस देखें और उससे प्रश्न करें कि पिताजी क्या कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिल रहा है सो रहे हैं। तो ये जो सोना हुआ यही हमारा मेन वर्ब हो गया। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस को देखें, गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया। इसमें आप क्या किया लगाकर प्रश्न कीजिए। जैसे गांधी जी ने देश को क्या करवाया, तो आज़ाद करवाया। तो ये जो है हमारा आज़ाद करवाना, ये हमारा मेन वर्ब है। सिमिलरली मैं चाय पीकर क्या करने गया, तो इसका जवाब मिला टहलने गया। तो टहलना जो है इसमें हमारा मुख्य वर्ब है। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य वर्ब को पहचानने का एक और तरीका है कि शब्द के अंत में ना लगा रहता है। जैसे सोना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना, शब्द के अंत में यदि ना लगा रहे तो वो वर्ब कहलाता है, वो वर्ब होता है जनरली, सामान्यतः। कुछ उसके अपवाद भी हैं, जैसे पटना। पटना जो है एक नाउन है, ये जगह का नाम है, इसीलिए नाउन है। नाना ये एक रिश्ता है, रिश्ते का नाम है, ये भी एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वर्ब पहचानना अच्छे से आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि हम दूसरा नाम ऑक्सिलियरी वर्ब भी देते हैं, अर्थात सहायक क्रिया। इसका परिभाषा ये कहता है कि किसी वाक्य के अंत में लिखा जाने वाला वह शब्द या शब्द समूह जो उस वाक्य को पूरा करने में मदद करता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। कहने का मतलब यह है, जनरली ये जो है ना, ये शब्द या शब्द समूह ये वाक्य के अंत में आता है और ये वाक्य को पूरा करने में मदद करता है। जैसे एक पहला सेंटेंस हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, राधा विद्यालय जा रही है। इसमें अगर मैं ये है को हटा दूँ, अगर मैं है को नहीं बोलूँ और सीधा बोलूँ राधा विद्यालय जा रही, तो इससे पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ में मुझे एक वर्ड लगाना पड़ेगा, विद्यालय जा रही है या जा रही थी या जा रही होगी, इस तरीके से। तो जो भी चीज़ मैं लगाऊंगा वही हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब या सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, इसमें यदि हूँ को हटा दूँ तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ये वाक्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है ये वाक्य की पूर्णता में मदद करता है। आई होप कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आया होगा। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग खाना खा चुके थे। यदि थे को नहीं बोला जाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। अब ये कर्म क्या होता है, तो कर्म का परिभाषा हमें ये कहता है कि कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल जिस पर पड़े वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात कोई सब्जेक्ट है या कोई डूअर है जो किसी काम को परफॉर्म कर रहा है, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वो जब एक्शन परफॉर्म करता है तो यदि वो किसी एक्शन को, किसी काम को किसी पर्टिकुलर चीज़ पे परफॉर्म करता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई काम जो है वो ऑब्जेक्ट उसके साथ में आए ही। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आते, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं बाद में। लेकिन पहले अभी यहाँ ये समझ लेते हैं कि जब किसी काम को करने से किसी चीज़ पे फल पड़े, अर्थात कोई काम किसी चीज़ पे किया जाए तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे राम आम खाता है, तो इस सेंटेंस में राम जो है वो खाने का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या खा रहा है, तो आप बोलेंगे सर आम खा रहा है। तो आम जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस लेते हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। अगर मैं पूछूं शिक्षक क्या पढ़ा चुके हैं, शिक्षक ने क्या पढ़ाने का काम किया, तो आपका जवाब होगा अंग्रेजी। तो ये जो अंग्रेजी है ये ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे, तो खिलाड़ी क्या खेलेंगे, तो आपका जवाब होगा सर क्रिकेट खेलेंगे। तो ये क्रिकेट जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको पहचानने का तरीका ये है कि कर्ता एवं क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न कीजिए और जो जवाब मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे पहले प्रश्न में आपने क्या लगाकर प्रश्न किया था कि राम क्या खाता है, आंसर मिला आम, तो इसलिए हमारा ये जो आम है ये ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में शिक्षक क्या पढ़ा चुके हैं, तो जवाब मिला अंग्रेजी, तो ये जो अंग्रेजी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली तीसरे सेंटेंस में यदि क्या लगाकर प्रश्न करें कि खिलाड़ी क्या खेलेंगे, तो जवाब मिला क्रिकेट, तो ये क्रिकेट भी जो है ये हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा तीसरे सेंटेंस के लिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सारे वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं हंसता हूं, अब इस सेंटेंस में हंसने का काम किस पे हो रहा है,
ऑब्वियस सी बात है, आपका जवाब होगा सर किसी पे नहीं। तो जब यहाँ पे मैं अगर क्या लगाकर भी प्रश्न करूँ कि मैं क्या हंसता हूँ, तो इस तरीके का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो इसलिए हंसने के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लगते हैं, लेकिन अधिकतर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स अर्थात अन्य शब्द। ये जो है, ये इसका परिभाषा ये है कि वाक्य में कर्ता, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया एवं कर्म के अलावा जो भी शब्द या शब्द समूह बचते हैं वे अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। सामान्यतः इनके साथ में कारक के चिन्ह लगे होते हैं, जैसे में, पर, से इत्यादि लगा रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं। तो ये जो पेड़ पर है, देखिए पेड़ के साथ में पर लगा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन और हिंदी में इसको कारक के चिन्ह कहते हैं। तो ये जो है पर लगा हुआ है, इसीलिए ये पेड़ पर पूरा का पूरा अदर वर्ड्स हो जाएगा। सिमिलरली, वे सब बगीचे से फूल तोड़ चुके थे। तो ये जो बगीचे से जो है ये हमारा अदर वर्ड्स में आएगा, क्योंकि इसके साथ में एक से कारक का चिन्ह लगा हुआ है या प्रीपोजिशन कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अदर वर्ड्स भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड अदर वर्ड्स, ये सब चीज़ें अच्छे से पहचानने में आ गई होंगी। अब आप इन चीज़ों को डिफरेंट सेंटेंसेस को लेकर के पहचानने की कोशिश कीजिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और बार बार कोशिश कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।